बिहार में एक तरफ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, विवाद की वजह बनता जा रहा है, और दूसरी ओर एनडीए सरकार वहां परेशानी में घिरती दिखाई पड़ रही है और उसको अपनी हार की आशंका दिख रही है। हार की आशंका के चलते अपने तमाम जिन फैसलों का वो विरोध करती रही है, उन फैसलों को वो लागू कर रही है। ताज़ा तरीन मामला ये है कि बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिजली मुफ्त देने का वादा किया है लोगों को, और इसकी शुरुआत कर दी है। चुनाव अब 2-3 महीने बाद होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इसकी पहले ही मांग की जा रही थी और 200 यूनिट की मांग की जा रही थी, लेकिन उससे कम बिजली मुफ्त की गई है और इसको सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही है। लेकिन एक बार फिर पलटी मारने की कोशिश बता रहे हैं बिहार के लोग। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है, पलटी मारने की वजह क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि बहुत से ऐसे फैसले जिनका अब तक विरोध करती रही है सरकार, उनको अचानक लागू कर रही है। जातिगत जनगणना को भी इसी में देखा जाना चाहिए। हालांकि उसको लागू करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन उसका ऐलान जब किया गया था वो बिहार विधानसभा चुनाव को ही ध्यान में रखकर किया गया था। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बिहार का है वो है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, SIR। उस SIR को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार जो चुनाव आयोग है उसके दावे किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, खोखले साबित हो रहे हैं और तमाम झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक दलों के लोग उन वीडियो क्लिप्स का, उन खबरों का, उन रिपोर्ट्स का उनको शेयर कर रहे हैं, चुनाव आयोग को दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं, सोशल मीडिया में उसको टैग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब तक उनका कोई संज्ञान लेता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट इसका किस तरीके से संज्ञान लेता है बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव आयोग इसको कैसे ले रहा है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनके अलावा दूसरी कोई पार्टी इसको डिफेंड नहीं कर रही है। यहाँ तक कि एनडीए के घटक दल भी आशंकित हैं, बिहार को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे देश में। इस तरह से अगर चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करेगा तो फिर क्या होगा, कैसे लोग मतदाता बनेंगे और कैसे लोग मतदाता सूची से बाहर होंगे, इस पर अब बड़ी चर्चा हो रही है। एनडीए के घटक दल भी इसको लेकर काफ़ी आशंकित है। लेकिन क्या सवाल उठ रहा है कि अचानक अपने जिन फैसलों पर एनडीए सरकार, बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो जिन बातों को पहले एक मजाक उड़ाया करती थी, उन्हीं वादों को जो मांग होती थी विपक्ष की, उन पर अब अमल करती दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, किस बात का डर है नीतीश कुमार का? और बार बार ये भी आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव भी है। क्या बिजली मुफ्त करने का फैसला भी उनका बीजेपी के दबाव में है या फिर उनको खुद दिखाई पड़ रहा है कि ये कुछ मास्टर स्ट्रोक्स अब चुनाव से पहले चलने चाहिए? असल में समीर जी, चूंकि लग रहा है नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी लग रहा है कि चुनाव बिहार का हाथ से निकल चुका है और अगर चुनाव आयोग ने मदद नहीं की तो मामला बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है जी। अब ये जो 125 यूनिट बिजली देने का जो नीतीश कुमार का फैसला जो अभी सुबह आया है, इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि ये फैसला जो नीतीश कुमार ने लिया, पहले तो नीतीश कुमार इसका विरोध करते थे और उनका वो भाषण काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो विधानसभा में पिछले साल दिया कि पंजाब ने देखी कैसा अपना नुकसान कर लिया और कहाँ पंजाब पहुंच गया, कितना अच्छा राज्य था, ये सब नीतीश कुमार बताते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। चूंकि तेलंगाना में और कर्नाटक में दोनों राज्यों में कांग्रेस ने ये वायदे किए, इनको वायदों को करके कांग्रेस आई और वहां उसने उनको इम्प्लीमेंट किया और उसका फायदा कांग्रेस को वहां मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ भी चूंकि तेजस्वी यादव भी घोषणा कर चुके हैं बिजली फ्री देने की, राहुल गांधी भी वहां घोषणा कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस तरह से किया जाएगा। तो ये अब लगा कि अगर ये इस तरीके से नहीं किया गया तो इंडिया गठबंधन इन मुद्दों पर भी आगे काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। चूंकि जो एक तरह से कहा जाए नीतिगत मसले थे उन पर इंडिया गठबंधन पहले ही नीतीश कुमार के हाथ से सारी चीजें छीन चुका है। जातिगत जनगणना का सवाल हो, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, ये सारे सवाल नीतीश कुमार के हाथ से छीने जा चुके हैं। ये मुद्दे अब इंडिया गठबंधन के हाथ में हैं। बीजेपी इन मुद्दों पर
इंडिया गठबंधन के पहले खिलाफ खड़ी होती जी। थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बिहार जाते हैं तो उनको सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ। जबकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की विरोधी है, वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार जाते हैं तो उनको बात करनी पड़ती है सामाजिक न्याय की। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष का दबाव जो है वो काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार का ये फैसला जो है ये एक तरह से कहा जाए कि उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आरजेडी की सांसद है मनोज झा, उन्होंने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रतिक्रियाएं जनता दल की तरफ से भी आ रही है, बीजेपी की तरफ से भी आ रही है। जी, और एक बात और भी है अवलेदु जी, जब ये घोषणा हो रही है, नीतीश कुमार इसकी सरकार इस समय सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर गिरी है, और इस घोषणा के दौरान आज फिर वहां पर एक बड़ी घटना होती है और एक बड़े हॉस्पिटल, शहर के बीचों बीच एक हॉस्पिटल है, वहां के आईसीयू में किसी को उनकी जान ले ली जाती है। लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार हत्याएं हो रही हैं बिहार में, और राजधानी पटना तक को सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी नीतीश सरकार अब ऐसे लुभावने वादे करने की कोशिश कर रही है जिनका पहले वो मजाक उड़ाया करती थी। बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है अभी अब से कुछ देर पहले, लेकिन इसको उनकी जनता दल यूनाइटेड या एनडीए की घटक दल भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन सुन लेते हैं आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार के इस फैसले पर, और बिहार की स्थिति का, खासतौर पर कानून व्यवस्था की इस समय जो स्थिति है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। बिहार सरकार ने घोषणा की है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिजली मुफ्त करने की बात को। सीधे तौर पर कह रहे हैं मनोज झा कि ये तेजस्वी यादव इसकी मांग कर रहे थे, और ये आरजेडी के आप इंडिया गठबंधन के एजेंडे में है। उस एजेंडे को चुनाव से ऐन पहले लागू कर रहे हैं, और लागू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको हार का डर है, एनडीए को हार का डर है। और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से नीतीश सरकार गिरी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश भी दिखाई पड़ रहे हैं, उससे विपक्ष जबरदस्त हमलावर है उनके खिलाफ। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद हैं, उन्होंने भी लगातार हो रही जो आपराधिक घटनाएं हैं उस पर चिंता जताई है और कहा है कि किस तरह से पटना, राजधानी पटना जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं है, अस्पताल के भीतर घुसकर लोगों को मार दिया जा रहा है। सुन लेते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। दूसरी ओर जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर और सरकार पर कि वो उन लुभावने वादों को कर रही है जिनका अब तक वो मजाक उड़ाया करती थी, और दूसरी ओर चुनाव आयोग किस तरह से पूरी की पूरी मतदाता सूची को ही बदलने का जो खेल कर रहा है उसको लेकर लगातार वहां पर बिहार में चुनाव आयोग तो गिरा ही है, सरकार भी, खासतौर पर केंद्र सरकार भी गिरी हुई है कि वो चुनाव आयोग का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, दबाव डाल रही है। बहुत सारी तस्वीरें और विजुअल्स उससे संबंधित आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार घिरती नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस तरह की आपराधिक घटनाएं वहां बढ़ती जा रही हैं और उसको रोक पाने में सरकार नाकाम सी दिख रही है। और सबसे जो गंभीर मुद्दा है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन घटनाओं पर कोई बयान भी आजकल नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा है और घटनाएं जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं, अब अगर आईसीयू में घुसकर भी जान ले ली जाए जी समझा जा सकता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है, वो वहां गए तो उनको अस्पताल में घुसने नहीं दिया गया और पप्पू यादव मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि राष्ट्रपति शासन भी लगेगा तो क्या वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंतर्गत आ जाएगा जी। तो दिल्ली में जो कानून व्यवस्था जिस तरीके की उस तरीके से बिहार में भी है, तो लेकिन फिर भी जो है नीतीश और मौजूदा राज्यपाल तो इस मुख्यमंत्री के जबरदस्त फैन है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त फैन है और वहाँ पर एक कहा जाए पूरा प्रशासन इस समय बीजेपी के पास है जी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो अचेत हैं एकदम और सारा प्रशासन पे कब्जा जो है वो बीजेपी कर चुकी है, बीजेपी संचालित कर रही है। तो ये जो कानून व्यवस्था की खराबी देखी जा रही है, तो ये चूंकि नीतीश के कब्जे में सब में नहीं है, बीजेपी के कब्जे में सब चला गया है जी। विपक्ष का कहना यह है कि इसी वजह से व्यवस्था सब खराब हो रही है, चूंकि नीतीश कुमार कुछ देख नहीं पा रहे हैं और सारा प्रशासन पे कब्जा बीजेपी का हो चुका है जी। बिल्कुल, और जो पप्पू यादव वहां गए पारस हॉस्पिटल जिसमें आज सुबह की ये घटना है कि आईसीयू के भीतर घुसकर किसी को मार दिया गया, और ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्मी घटना हो, लेकिन ये सच्ची घटना है, वास्तविक घटना है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव वहां गए तो वहां उनको जाने नहीं दिया गया, रोका गया। सुन लेते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं जब वहां घटना स्थल पर वो जाने की कोशिश कर रहे थे।
और वहां से बिहार से आपराधिक घटनाओं की खबरें आ रही हैं और राजधानी पटना में बिल्कुल बीचों बीच शहर के ये अस्पताल है जहां ये घटना हुई है आज सुबह। और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं राजधानी पटना में भी और पटना से बाहर भी, पूरे बिहार के तमाम इलाकों से। और जिस तरह से अभी अखिलेश प्रसाद सिंह भी बता रहे थे कि पिछले कुछ महीनों के भीतर 200-250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई है इन आपराधिक घटनाओं में, तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है? राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन अब 2-3 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से बिहार सरकार घिरी हुई है वो एक गंभीर मुद्दा है और उस पर सरकार को ये लग रहा है कि ये उसके पक्ष में चुनाव में नहीं जाने वाली है, इसलिए वो तमाम लोक लुभावन घोषणाओं पर एक तरह से उसकी शुरुआत कर दी है। और ये वो लोक लुभावन घोषणाएं जिसका अभी तक नीतीश कुमार मजाक उड़ाया करते थे। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे और मजाक तो उन्होंने, खैर तेजस्वी यादव ने जब वादा किया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे तो कहा था कि कहाँ से आएगा पैसा, हाँ। अपने घर से आके देंगे, यही नीतीश कुमार की था। और बाद में फिर उन्हीं नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई तो नौकरियां देनी पड़ी, मजबूर होना पड़ा नौकरियां देने की। तब कहाँ से नौकरियां देनी कि अपने घर से दी थी जी। अब यही सवाल पूछा जा सकता है। तो तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको ये दबाव में करते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक दबाव में किया गया। लेकिन साल भर पहले ही यही नीतीश कुमार विधानसभा में फ्री बिजली को लेकर काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और जैसा कि आपने बताया था कि पंजाब का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब किस तरीके से आ गया, हम लोग तो सुन भी सकते हैं कि नीतीश कुमार का उस समय कहना क्या था। जी, 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर क्या कहा था और सीधे उसका मजाक उड़ाते हुए कि जिन राज्यों ने भी ये लागू किया है उन राज्यों को बहुत नुकसान हुआ है। सुन लेते हैं क्या कहा था नीतीश कुमार ने। और आज उन्होंने मुफ्त बिजली की घोषणा की है और तत्काल इसको लागू कर दिया है। सुनते हैं पुराना जो बयान है विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार का, वो भाषण जिसमें मुफ्त बिजली का को लेकर वो मजाक उड़ा रहे थे। भी इस तरह की मुफ्त की चीजों को नहीं लागू करने की बात करते हैं और मुफ्त जिन लोगों ने लागू किया है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या अब ये जब घोषणा की है अमलेंदु जी उन्होंने मुफ्त में, वो भी चुनाव से पहले, तो क्या इसका मतलब ये जो विपक्ष का दबाव है कि वो अपने से काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी विपक्ष का जो आरोप है कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो उसकी भी एक तरह से यहाँ पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है? हाँ बिल्कुल, उसकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है कि वो बीजेपी चला रही है सरकार और विपक्ष का दबाव बीजेपी पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा समीर जी कि जब मोदी जी की सरकार बनी 2024 में, तो उन्होंने भी कांग्रेस का जो था घोषणा पत्र उसको लागू करना शुरू कर दिया था। हाँ। ये विपक्ष ने आरोप लगाया, खासतौर से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारे घोषणा पत्र को लागू कर रहे हैं। बहरहाल जो ठीक है, कुछ महीने ही सही, अगर जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल भी जाती है तो बुराई क्या है, अच्छी बात है, वो पहले मिलनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मार रहे हैं इस मसले को लेकर, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कहा जा रहा है कि एक और पलटी जो है वो नीतीश कुमार ने मारी पलटी। तो अब ये नीतीश कुमार ने क्या पलटी मारी है, तो ये तो है वो पलटी मारी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने उनका भाषण भी सुना है, मुश्किल से साल भर पहले का ही विधानसभा में दिया हुआ है। तो अब इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, नीतीश कुमार दबाव में जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो चुनाव आयोग का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन चल रहा है, SIR चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसमें जिस तरीके की धांधलियों की शिकायतें आ रही हैं और जिस तरीके के वीडियो सब सामने आ रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाई ये बिहार में चल रहा है ये एक तरीके से वोट छीनने का। और कल तो राहुल गांधी असम में थे और असम से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया था और ये बिहार का चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, लेकिन हम इनको रोकेंगे, इंडिया गठबंधन इनको रोकेगा, ये कल कहा था। तो अब ये इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद बढ़ रहा है। आज कांग्रेस तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है, तो और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने की एक साजिश हो रही है और कैसे इस पे चुनाव आयोग किस तरह से BLO की नियुक्ति कर रहा है और BLO किस तरह से काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने लोकतंत्र का चीरहरण कर संविधान को खत्म करने पर उतारू है। चुनाव में हार देख
हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये छोटा सा ट्वीट तेजस्वी यादव का है और जिसमें उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। लगातार ये आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों को उन पर वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको टैग करके यहाँ पर लगातार जो इनके सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता उसको लिख रहे हैं उसके बारे में, लेकिन चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, जबकि चुनाव आयोग को भी टैग किया जा रहा है उसमें। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि बिहार में चुनाव आयोग SIR के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम SIR, पर्दाफाश करने वाले पर होगी FIR। इलेक्शन कमीशन अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। तो ये वोट चोरी, मतदाताओं का किस तरीके से उनको एक साजिशन मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, ये SIR के तहत ये आरोप लग रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर मतदाता सूची तैयार करा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया भी था जिसको तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और सीधे लिखा था कि आखिर अब भी कुछ रह गया है क्या। भारतीय जनता पार्टी, वो शायद वहाँ का था वीडियो, दरभंगा का वीडियो था, और वहाँ महिला मोर्चा की जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है वो बाकायदा बैठकर मतदाता सूची तैयार करा रही थी। हाँ बिल्कुल, मतदाता सूची तैयार करा रही थी। दरभंगा का वो वीडियो था, कल हम लोगों ने दिखाया था जी। और तेजस्वी यादव ने उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको अपलोड किया था। इधर समीर जी, कल शाम को जो चुनाव आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी की है वो काफी ज्यादा सवाल उठा रही है और इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक 24 जून 2025 तक कुल मतदाता बिहार में जो थे वो 7,89,69,844 थे। और उसका कहना यह है कि कल शाम 6 बजे तक उसके पास 6,99,92,926 फॉर्म वापस आ चुके हैं, यानी उसको इतने मिल चुके हैं और ये बैठते हैं 88.65%। और उसका कहना यह है कि जो उसने 6,47,24,300 फॉर्म जो हैं यानी 81.96% फॉर्म उसने अपलोड भी कर दिए कल शाम 6 बजे तक। और जो अगली बात कही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसका कहना है कि जो मतदाता अपने निवास पर नहीं मिले उनकी संख्या 45,69,435 है, जो कि लगभग 35,69,435 यानी 4.5%। अब सवाल ये बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि 25 जुलाई तक आपका ये कार्यक्रम चलना है SIR, तो आपने ये अभी कैसे आपने दे दिया 16 जुलाई को ही, जबकि 10 दिन अभी बाकी हैं, कि इतने लोग अपने पदों पर नहीं मिले, ये आपने अभी से कैसे दे दिया? इसको लेकर सवाल उठाते हो। मतलब आप पहले ही तय कर चुके हैं कि आपको 35,69,435 लोगों के नाम इस लिस्ट में से काटने हैं, तो ये किसके नाम कटेंगे इसको लेकर जैसे कल हमने वीडियो दिखाया था। और BLO कैसे ये फॉर्म इकट्ठे कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम आ रही हैं और इस पर काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन ये 45,69,435 मतदाता जो हैं जो अपने पतों पर नहीं मिले, इसकी आपने किस तरीके से घोषणा कर दी। और कल ही आप जो है कह रहे हैं कि जो मतदाता बाहर रह रहे हैं वो ऑनलाइन अपना भर सकते हैं, तो आपने जब पहले ही घोषणा कर दिया कि इतने नाम आपको काटने है, तो फिर इसका क्या है? तो इसको लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। और उसके बाद जो कह रहा है कि प्रोबेबली डिसीज इलेक्टोर्स हो रहे हैं, जिन लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, वो है 12,55,620, 1.59% होते हैं। चलिए इसको माना जा सकता है ये इतने होंगे, लेकिन इतने अगर मृत हुए होंगे तो इतने नाम और जुड़े भी होंगे बिल्कुल। तो इसको भी लेकर सवाल उठता है। इसी तरीके से कि जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए कहीं और जगह, उनका आंकड़ा उसने बताया है वो है 17,37,336 यानी 2.2%। ये चलिए इसको भी माना जा सकता है कि लोग बहुत सी को चले जाते हैं, तो ये हो सकता है। और फिर उसने कहा है कि जो मल्टीपल जगह पर जो थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया वो कुल 5,76,479 थे, यानी कि 0.73%। अब सवाल ये उठता है समीर जी कि जिन सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर छप रही थी कि 45 लाख बांग्लादेशी और म्यांमार और नेपाल के मतदाता पकड़े गए हैं, उसका ना तो चुनाव आयोग ने खंडन किया है और चुनाव आयोग की कल की जो विज्ञप्ति है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतने मतदाता अपने स्थान पर नहीं मिले, तो ये संख्या उससे मेल कैसे खाती है जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें छप रही थी। इस पर चुनाव आयोग खामोश है। अभी तक उसने चुनाव आयोग के सूत्रों से
खबरें छप रही हैं उनका किसी भी तरह का कोई खंडन नहीं किया। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इसमें बांग्लादेशी कितने निकले हैं और कितने नेपाल के निकले हैं और कितने म्यांमार के निकले हैं और कितने चीन के निकले हैं, कितने जापान के, कितने अमेरिका के निकले हैं, ये बताना चाहिए चुनाव आयोग को। वो उसने इसमें नहीं बताया, तो इसलिए चुनाव आयोग की मंशा को लेकर जो विपक्ष के सवाल थे वो अब काफी ज्यादा सतह पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल शाम की जो चुनाव आयोग की विज्ञप्ति है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग लिख रहा है साफ तौर पर कि केवल 6.85% जो है वो फॉर्म भरने को रह गए, जबकि 9 दिन अभी बाकी, तो आज हो जाएगा। तो अब तो ये माना जा सकता है अमलेंदु जी की जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है फॉर्म्स को इकट्ठा करने की, तो ये शाम की ये प्रेस विज्ञप्ति है चुनाव आयोग की, और अब तक सुबह यानी करीब 8-10 घंटे 12 घंटे बाद ये 54 लाख फॉर्म जो बचे रह गए होंगे शायद ये भी अभी इकट्ठे कर लिए गए होंगे। बिल्कुल, वो जिस गति से हो रहा है, जो तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन समीर जी एक बात है, और तीव्र गति से कैसे हो रहा है? बीएलओ फॉर्म्स पर खुद ही वो अपना भर रहे हैं, ऐसे वीडियो आए हैं। हम तो कह रहे हैं समीर जी कि वो सारी फर्जी आप मिसलीडिंग बता रहे हैं, हमने मान लिया सब मिसलीडिंग है जी। तो आपके पास भरे हुए आ गए ना फॉर्म, तो अब डाटा जारी कर दीजिए कि किसने क्या क्या दस्तावेज लगाए हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आपके पास 88% आ चुके फॉर्म, हम उसी को मान लेते हैं आ चुके और सब सही आ गए, तो किसने क्या क्या दस्तावेज लगाए, जब वो डाटा और जारी कर दे चुनाव आयोग जी, शर्मा क्यों रहा है ये बिल्कुल बताने में। दूसरा समझिए एक खबर है, और खबर ये है कि देश के अंदर जो है जो आधार कार्ड है उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल एकदम से उठते रहते हैं, और एक आरटीआई जो है एक निजी टीवी चैनल जो है उसने लगाई थी, और उसने ये आया जो सूचना के अधिकार से पता चला कि भारत में जो यूआईडीआई ये 14 साल पहले शुरू हुआ था, और इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद केवल 1.15 करोड़ आधार जो है उनको केवल निष्क्रिय किया गया है, जो कि देश की मृत्यु दर की तुलना में नाटकीय रूप से कम है। और ये कहना है कि 14 वर्ष में मतलब 2025 तक भारत में 142.39 करोड़ आधार धारक हैं, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार अप्रैल 2025 तक देश की कुल जनसंख्या 146.39 करोड़ थी। इसके विपरीत नागरिक पंजीकरण के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 2007 से 2019 के बीच हर साल औसतन 83.5 लाख मौतें दर्ज की गई। और समीर जी, कोरोना काल में भी मौतें दर्ज हुई, लेकिन जो निष्क्रिय किए गए आधार कार्ड वो सिर्फ 1.15 करोड़ हैं, तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का भी चोरी कर लिया, और बिहार में जो करने की कोशिश हो रही है, तो इसके पीछे क्या क्या अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको अगर मिलाकर देखा जाए समग्र रूप से, तो मामला समझ में आ सकता है कि घपले कहाँ पर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो चुनाव आयोग के दावे हैं कि किस तरह से मतदाता सूची का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब केवल 8-10% बचा हुआ है और वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जिस गति से वो काम कर रहा है। लेकिन ये काम हो कैसे रहा है वो बता रही हैं तमाम मीडिया संस्थानों की, यूट्यूब्स की वो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, पत्रकारों की, रिपोर्टर्स की, कि क्या ज़मीन पर किस तरीके से मतदाता फॉर्म, ये जो एनुमरेशन फॉर्म है, इनको इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे इनको भरा जा रहा है और कैसे इनको अपलोड किया जा रहा है। एक बार देखते हैं कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट, और उसमें ये कहा भी गया है, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, लिखा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों के बयान सुनाई पड़ रहे हैं कि लोग बता रहे हैं सीधे तौर पर कि उनके पास तो कोई आया ही नहीं बीएलओ, बावजूद इसके चुनाव आयोग अपनी गति से इसको पूरा करने में लगा हुआ है, और वो दावा कर रहा है कि 88% से ज़्यादा फॉर्म उसने इकट्ठा कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में लिखा गया है कि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच में गजब का घपला चल रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें ना बीएलओ मिले और ना ही उनसे कोई फॉर्म भरवाया गया, फिर भी ऑनलाइन देखने पर उनका फॉर्म सबमिट दिख रहा है। जनता को डर है कि कहीं साजिश के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से काट न दिया जाए। तो अब ये डर जाहिर सी बात है, और यही डर था जब ये एसआईआर लाया गया, यही सारी आशंकाएं थी, और वो आशंकाएं बिल्कुल सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, ये आशंकाएं सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। और कल शाम समीर जी हम लोगों का जो न्यूज पॉइंट कार्यक्रम शाम का होता है, एक मजेदार वाकया हुआ। जी हाँ, अनिल कुमार रे साहब हैं, वो बैठे थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, लेकिन उनके मोबाइल पर मैसेज आ गया है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया। जी हाँ, तो ये तो हम लोगों की मतलब लाइव
लाइव रिपोर्टिंग जो थी वो हो गई जी। कि एक व्यक्ति हमारे चैनल पर बैठा हुआ है, बता रहा है कि उसने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उसके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि उसने फॉर्म भर दिया है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग बता रहा है कि कितने प्रतिशत लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं, ये तो इसी तरीके से भरे गए होंगे, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है सभी ने। जी बिल्कुल, और ये इसको लेकर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब कह रहा है कि लगभग पूरे कर दिए गए हैं। 28 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक ज़रूरी मामला समझते हुए इसको नोटिस किया था और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, उस पर उससे जवाब मांगा है। अब इस जवाब पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी, उसमें क्या होता है। लेकिन शुरू से ही ये SIR की जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, वो सवालों से घिरी रही, क्योंकि इसको अचानक लागू किया गया और कहा भी जा रहा है, लगातार ये बातें हो रही हैं, इसको इसलिए लागू किया गया क्योंकि NDA सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी और JDU की जो सरकार है बिहार में, उसको हार का डर था, हार का खतरा है। वो हार का डर अपनी जगह फिर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उन फैसलों को राज्य सरकार लागू कर रही है जिनका अब तक वो मजाक उड़ाया करती थी, और इधर चुनाव से संबंधित जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का फैसला चुनाव आयोग ने लिया, वो भी सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के कारण लिया गया, ये आरोप लग रहे हैं। और आरोपों का कारण ये था कि उसमें किस तरह से मतदाता फॉर्म इकट्ठे करने थे, और इतना कम समय उसके लिए दिया गया जिसमें संभव ही नहीं था। चुनाव आयोग उसी को जस्टिफाई करने में लगा है कि उसने जितना समय दिया था वो भी बहुत ज़्यादा था। चुनाव आयोग शायद अब सुप्रीम कोर्ट में ये बताए कि इसके लिए तो 15 दिन का समय ही बहुत था। हाँ, बिल्कुल बता सकता है, और ये भी कह सकता है कि साहब अब कोई आवश्यकता नहीं है इस पर सुनवाई करने की, क्योंकि इतने फॉर्म तो हमारे पास आ ही चुके हैं। मतलब 88 दशमलव कुछ प्रतिशत आ चुके हैं, बाकी और कुछ आ जाएंगे, और इतने लोग गायब हैं, अपने पतों पर नहीं है, इतनों की मृत्यु हो चुकी है जी। तो ये सारे लेकर कह सकता है इससे कोई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुकदमा उस पर है ही नहीं कि आपने कितने फॉर्म भर लिए और कितने आ चुके हैं। मुकदमा इस पर है कि आपको जो अधिकार है, आप उस अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, आप नागरिकता जांचने का काम कर रहे हैं, और आप ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो संभव नहीं है जी। मुकदमा इसको लेकर सुनवाई इसी पर होनी है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इतने लोगों के फॉर्म आ चुके हैं, सबके दस्तावेज क्या करें। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग बिहार में किस तरह से कर रहा है, और उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके पक्ष में काम कर रहा है। और इधर बिहार सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर घिरी हुई है, वो चुनाव में जाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। कानून व्यवस्था पर उसको लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर वहां पर विपक्षी दल तंज कस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। और जैसा तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं साफ तौर पर पब्लिकली कि अचेत अवस्था में है, वो इतनी सारी घटनाओं के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान, कोई विज्ञप्ति उनकी दिखाई नहीं पड़ रही है कहीं पर भी आकर, या कोई इंटरव्यू नहीं दिख रहा है कि आखिर इस पर वो कह क्या रहे हैं। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और लिख रहे हैं कि बिहार में अब की मानसून पानी से ज़्यादा गोली बरस रही है। आज फिर पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों ने ICU में घुसकर हत्या कर दी। कोई ऐसा दिन नहीं जब बिहार में कहीं न कहीं गोलियां न चली हो। ये डबल इंजन बेकार और बीमार हो गई है, बिहार को इसे बदलना होगा, ये गुंडा राज खत्म करना होगा। ये उसी तरह से गुंडा को लिखा गया है NDA, जो अभी अब 2 दिन पहले हम लोगों ने कुछ पोस्टर दिखाए जी, हम लोगों ने पोस्टर दिखाए थे, पूरे पटना में पोस्टर लगे हुए थे कि गू लिखा हुआ है, उसके बाद NDA राज डैश राज करके। तो ये हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं ये किस तरीके से दिखाया। तो ये चल रहा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था तो बहुत खराब हो गई है, जंगल राज है वहाँ, ये तो आप सबको समझ में आने लगा है। और यहाँ तक कि एक उप मुख्यमंत्री जी वो भी इसको सवाल उठा रहे हैं, सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान है वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो जब सवाल अंदर से ही उठ रहे हैं तो बाहर से सवाल क्यों नहीं उठेंगे। लेकिन मीडिया इसको जो है, जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, वो अभी भी इसको गुंडा राज कहने में या जंगल राज कहने में शर्म आ रहा है, उसको हिचक आ रही है। बिल्कुल, और बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य